The world often assumes that a cancer patient would be in need of support and empathy. Our guest, Santosh Kaul Ogra, is doing the exact opposite of this. He is supporting the rest of the world through his NGO. Welcome, Santosh ji. We would like to hear your story, but उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी जितने viewers हैं. I do not know हमारे पास उतना लंबे समय होगा कि नहीं, but I have yet to find another person who is as positive and as happy as Mr. Santosh. Hello, Santosh ji. नमस्कार जी, नमस्कार. Let me start by asking you, आपका diagnose कब हुआ और and how old were you? I was at the time 68 years old and I still remember mid July से मुझे fever आना शुरू हुआ, जो 2-3 बार आया गया, after medication नहीं हुआ. Then on the advice of doctor मैंने कुछ blood test कराया और PSA test करवाया, तो मेरा PSA 75 आया, which should be 0 to 1 or 2. Then doctor advised me to consult urologist. मैं एक डॉक्टर से बालाजी हॉस्पिटल यूरोलॉजिस्ट से मिला. उनने फिंगर टेस्ट करके और इन सब देख के उन्होंने मुझसे सजेस्ट किया कि आप MRI करवाइए. तो मैंने पूछा उससे कि MRI है क्या, तो उसने कहा आई डाउट इट इज ए कैंसर. I still remember it was 20th August 1922 when for the first time I saw cancer word is attached with me now, and I was at that time at 68 years. Santoshi, it is not easy to deal with the cancer diagnosis, चाहे जो मर्जी इंसान की एज हो, but especially at the age of 68, जब आपको पता चला that, as you said, कि the cancer शब्द आपके नाम के साथ जुड़ गया, how did you cope with it? Definitely, as usual सबको होता है, मुझे भी बड़ी परेशानी हुई, घबराहट हुई. ये तब भी मेरे दिमाग में था शायद ये नहीं होगा, ये इज assumption है, it may not be. जब MRI कराया, MRI रिपोर्ट आई, उसमें भी डॉक्टर ने यही लिखा. MRI जो रिपोर्ट देते हैं वो तो बोलते नहीं, रिपोर्ट पकड़ा देते हैं, जो समझ में आया तो उससे पूछो जो हाँ इसमें पॉजिटिव दिख रहा है. Then I consulted some other doctor, तो उनने भी देखा, टेस्ट किया, उन्होंने कहा जी it is 100% कैंसर. तो मैंने कहा जी if it is cancer तो start treatment. Then first time I came to know कैंसर का ट्रीटमेंट immediately start नहीं होता. उन्होंने कहा जी ऐसे कैंसर का ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं होगा, आपकी बायोप्सी होगी, उसके रिजल्ट के बेस पे कैंसर ट्रीटमेंट होता है, और बायोप्सी से पहले आपको बोन स्कैनिंग और चेस्ट एक्सरे करना पड़ेगा. तब तक भी मैं ये सोच रहा था शायद कुछ निकलेगा नॉर्मल सा, तब तक मैं इसको डरा हुआ था, लेकिन नॉर्मल निकलेगा. जब बोन स्कैनिंग इज ऑलवेज इफेक्टेड और फिर बायोप्सी हुई, एंड इट वाज 31 अगस्त 2020 जब बायोप्सी रिपोर्ट आई, और उसमें दिखाया गया इट वाज इन द लास्ट स्टेज, जिसे ग्लीसन स्कोर 10 आउट ऑफ 10 जिसे कहते हैं, बिल्कुल लास्ट स्टेज में था. तब जरूर मेरे एक बार दिमाग घूमा और डर लगा कि ये क्या हो सकता है. तो जो यूरोलॉजिस्ट था उससे मैं बात की, उन्होंने कहा जी आप किसी ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलो. फिर मैं ढूंढा, एक मैक्स हॉस्पिटल साकेत में डॉक्टर गगन गौतम है, ही इज सपोज्ड टू बी रोबोटिक सर्जन. उनको मैंने कहा कि ऑपरेशन से कुछ हो जाएगा, तो उन्होंने रिपोर्ट देख के कहा कि ऑपरेशन का तो मतलब ही नहीं है, कि फार अवे फ्रॉम ऑपरेशन. फिर मैं डॉक्टर से मिला, राजीव गांधी में मिला, सब जगह मिला. अल्टीमेटली आई लैंडेड इन गुड़गांव फोर्टिस हॉस्पिटल, डॉक्टर वीके रैना. उनने रिपोर्ट देख के उन्होंने कहा जी यस इट इज वेरी सीरियस कंडीशन, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हार्मोनल थेरेपी. तो उन्होंने मुझे डीग्लस इंजेक्शन, एविट्रॉन टैबलेट थी, तो उस पर रखा. 2-3 महीने देखा हमने, जो 75 PSA था ये घटते घटते 2 पे आ गया. हमने सोचा चलो समस्या खत्म हुई, एंड नाउ थिंग्स विल मूव. तो उन्होंने कहा जब आप ये करते रहो, ये गोली खाते इंजेक्शन लगाते रहो, एंड गेट रिमेन टेस्टेड PSA एवरी मंथ. जनवरी 2021 में PSA फिर बढ़ गया, 2 से बढ़ के 3.5 हो गया. तब उसने डॉक्टर साहब ने कहा नहीं ना, वी हैव टू गो फॉर कीमोथेरेपी. फरवरी 2021 से मेरी कीमोथेरेपी शुरू हुई. सितंबर 2021 में
मेरी लास्ट 12th कीमोथेरेपी के बाद फिर उन्होंने मुझे आइबुप्रोफेन हार्मोन थेरेपी कंटिन्यू रखने को कहा, और उन्होंने उसी टाइम कहा कि आपका ट्यूमर बहुत एक्टिव है, यू हैव टू कीप वॉच ऑन इट, हर महीने चेक करते रहो। तो मैं चेक करता रहा। जनवरी में इट केम टू 0.8, लेकिन फरवरी में चेक किया तो फिर बढ़ना शुरू हो गया। अभी रिसेंटली मैं दोबारा उन डॉक्टर को कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा इट इज वेरी सीरियस मैटर, कि बहुत जल्दी बढ़ गया है। अब एंटरल्यूटामाइड उन्होंने गोली दी है मुझे, एब्रेट्रोन बंद कर दी, विच इज फॉर मोर स्ट्रॉन्गर देन दिस, एंड ये टोल्ड मी कि एक महीने खा के देखिए ये कम होता है कि नहीं, फिर सोचते हैं। दिस इज माय टुडेज कंडीशन, दैट्स ऑल। एक बात बताइए संतोष जी, ऐसी कंडीशन में वर्किंग विद एन एनजीओ, एक एनजीओ चलाना, आई मीन लाइक पहले तो बताइए व्हाट डज योर एनजीओ डू, और फिर बताइए कि ऐसी हालत में जैसे आप हो, आई मीन आप अभी बिल्कुल ठीक हैं और पॉजिटिव हैं, बट फिर भी इट इज नॉट इजी, हाउ डू यू डू इट? वो कौन सी थॉट है जो विच मेक्स यू टिक? बिल्कुल आपने सही पूछा कि वो कौन सी थॉट है। मैंने जब मैं परेशान हुआ, घबराया, जैसे हर कोई होता है, फिर मुझे एक दिन आया विचार में कि मैं परेशान हूँ, घबराऊं, कुछ भी करूं, मेरे हाथ में सिर्फ ट्रीटमेंट करना है, नथिंग मोर देन दैट, जो मैं कर रहा हूँ, विच इज बेस्ट फ्रॉम माई नॉलेज, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। देन व्हाई शुड आई थिंक सीरियसली ऑन इट? जब मैं कुछ कर ही नहीं सकता तो व्हाई शुड आई थिंक सीरियसली ऑन इट? तब से मैंने इस चीज को बिल्कुल सीरियस लेना बंद कर दिया। ऑनेस्टली आई एम अंडर ट्रीटमेंट एज पर डॉक्टर्स गाइडेंस, पूरा फॉलो कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं बिल्कुल सीरियस इसलिए नहीं ले रहा कि मैं कुछ कर नहीं सकता, व्हाई आई शुड वेस्ट टुडेज डे। तो मैं अपने आप को एनजीओ में लगा के एक कंस्ट्रक्टिव काम में लगा रहा था, ताकि मेरी वजह से किसी आदमी को खुशियां मिले। दैट इज माई एम। और जो आपने कहा व्हाट इज थॉट, थॉट सिंपल ये है कि किसी को भी, भगवान ना करे किसी को, अगर किसी को हो जाए, उसको एक चीज याद रखना चाहिए कि इलाज कराने से ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता, और इलाज कर रहे हैं, तो व्हाई शुड वी गिव अगेन सीरियस थॉट फॉर दैट? वी शुड नॉट रिमेंबर जो हम इलाज कर रहे हैं खत्म, अपने आप को किसी कंस्ट्रक्टिव काम में लगाओ, यू विल एंजॉय लाइफ, दैट आई एम। तो ये एनजीओ जो आप चलाते हैं, ये क्या करती है आपकी एनजीओ? आप क्या करते हो? मैडम मैं जब सर्विस करता था तब से मुझे दिमाग में था कि आफ्टर माय रिटायरमेंट मुझे कुछ, आई हैव टू रिटर्न समथिंग सोसाइटी, कुछ सोसाइटी करना चाहिए। तो अभी क्या करना चाहिए, आई वाज इन सर्विस में, तो क्या कर देखते देखते मैंने देखा कई बुजुर्ग लोग जो रिटायर्ड थे, वो बड़े डिस्टर्ब रहते थे, फ्रस्ट्रेटेड, लड़ाई झगड़ा, चिड़चिड़ापन, घरों में बाहर ये होता था। तो मुझे कुछ इस प्रॉब्लम ने अट्रैक्ट किया अपनी तरफ कि ये क्या होता है। इसको जानने के लिए मैंने कम से कम 1,500-2,000 सीनियर से बात की कि क्या रीजन, किसी को नहीं समझ में आया। जिनसे बात की उनको भी नहीं पता था ये क्या हुआ। लेकिन जो सबसे कंक्लूजन मैं निकाला वो ये है कि रिटायरमेंट के बाद हर आदमी को एक आइडेंटिटी लॉस हो जाता है। जो वो कर रहा था, जो उसकी पहचान थी, काम था, नौकरी थी, वो तो गई। अब इधर बच्चे भी अब बड़े हो जाते हैं, वो भी अपने काम नौकरी वोकरी करते हैं, अर्निंग हो जाते हैं, घर में भी आपकी वो आइडेंटिटी लॉस हो गई, बाहर भी हो गई, तो हमारी एक आइडेंटिटी लॉस हो जाती है। और मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं दिखा जिसमें ये बताया जाता हो सीनियर सिटीजन को कि रिटायरमेंट के बाद लाइफ के थॉट्स क्या रखने चाहिए, क्या करना चाहिए। इस सब प्रॉब्लम को अपनी तरफ से जो कुछ कर सकता हूँ इस प्रॉब्लम में, वो करने के लिए हमने एनजीओ बनाया। इट इज ए रजिस्टर्ड एनजीओ, और इस एनजीओ का नाम हमने वही रखा जो इसका काम है, ओल्ड जनरेशन रिज्यूनेशन पार्टी। ओल्ड जनरेशन को रिज्यूनेट करते हैं, इट इज OGRA, हम ओल्ड जनरेशन रिज्यूनेट करते हैं। मैं इस सबको बताना चाहता हूं कि आपकी जो रिटायर हो गए, आप जो फ्रस्ट्रेटेड है, चिड़चिड़े हैं, उसका रीजन ये है कि आपकी आइडेंटिटी लॉस हो गई। आज जब आपको रिटायरमेंट 2 साल बाद कोई पूछता आप क्या करते हो जी, कुछ नहीं करते, मैं जी वहां नौकरी करता था। आज आपकी 70 साल 75 साल बाद आप क्या करते हो जी, वो आपको 15 साल पहले मैं वहां नौकरी करता था। आज क्या करते हो, कुछ नहीं। दिस इज द रूट कॉज, हमारी आइडेंटिटी खत्म हो और जिससे हम फ्रस्ट्रेटेड हो। तो मैं सबको बताना चाहता हूँ जब रिटायर आती है कि व्हेन यू आर रिटायर्ड, उसके बाद अपने आप को किसी समाज सेवा में लगाओ। अगर आप कोई समाज सेवा इनिशिएट नहीं कर सकते, किसी समाज सेवा करने वाले के साथ अपने आप को जोड़ो। अगर आप वो भी नहीं जोड़ सकते,
अपने अंदर कोई हॉबी, अपना कोई पुराना टैलेंट उसको डेवलप करो और उसमें इन्वॉल्व हो जाओ। इससे क्या होगा, कुछ दिन में जब उसको डेवलप करो, इन्वॉल्व होगे, तो लोग आपको हॉबी और टैलेंट की वजह से पहचानेंगे, समाज सेवा की पहचानी, तो आपकी एक नई आइडेंटिटी बनेगी। जो आपको आइडेंटिटी लॉस की प्रॉब्लम होगी तो वो खत्म हो जाएगी, एंड यू विल नॉर्मल एज अदर यंगस्टर। हम क्या करते हैं, Beautiful. रिटायरमेंट के बाद भी अपनी उसी आइडेंटिटी लिए घूमते हैं। दैट बिकम्स द प्रॉब्लम, दैट क्रिएट्स द प्रॉब्लम। आज मैं चलाता हूँ, मैं एनजीओ चला रहा हूँ, कभी मैं किसी को कोई पूछता है तो बताता हूँ मैं क्या करता था, अदरवाइज कोई आप क्या करते हो, एनजीओ चला रहा हूँ, मेरे पास आइडेंटिटी लॉस नहीं है ना। दैट इज द रीजन। अगर आपने जैसे शुरू में कहा ना कि आप इतने खुश हो, उसका एक रीजन ये है कि मैंने अपनी नई आइडेंटिटी बनाई ना। ऐसे Correct. मेरा सब सीनियर से रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, रिटायरमेंट के बाद आप अपनी नई आइडेंटिटी बनाए किसी भी फील्ड में। Beautiful दैट इज words. जो भी ये देख रहा होगा ये आपका इंटरव्यू, ये आपके वर्ड्स, आई एम श्योर बहुत बहुत इंस्पायर्ड हो रहा होगा। अब एक लास्ट बात बताइए, वैसे आपने बहुत मैसेज, बहुत अच्छी बातें बता ही चुकी, बट फिर भी व्हाट वन थिंग would you like to tell anybody who is undergoing cancer treatment और जो पेशेंट है? पहले तो मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा किसी को न हो। इट इज वेरी डेंजरस, वेरी कॉस्टली। इट इज नॉट फिजिकली डेंजरस, फाइनेंशियली डेंजरस ऑल्सो। लेकिन जिनको बाई चांस हो गया है तो मेरी एक ही एडवाइस है उनसे, एडवाइस नहीं, रिक्वेस्ट है, आप ऑनेस्टली ट्रीटमेंट करिए, कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इस चीज पे ज्यादा थॉट मत दीजिए कि मुझे क्या है, दिन भर ये मत सोचिए मुझे ये है, नॉट एट ऑल। सिर्फ आप और अपना अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए अपने आप को किसी कंस्ट्रक्टिव काम में लगाइए, दूसरों के काम में नहीं, अपने किसी कंस्ट्रक्टिव काम में लगाइए। डेफिनेटली यू विल आल्सो फील एनर्जेटिक, पॉजिटिव, जैसा आपको मैं दिख रहा हूँ। ये एक मेरी एडवाइस है सबसे, इलाज करिए और अपने आप का अटेंशन किसी कंस्ट्रक्टिव काम में लगाइए, बस। थैंक यू सो मच संतोष जी फॉर शेयरिंग योर थॉट्स और अपनी जर्नी हम सब के साथ शेयर करने के लिए, हम सबको इतना मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू सो मच। हम आपको आपके एनजीओ के काम में एंड आपकी हेल्थ में वी विश यू ऑल द बेस्ट। अरे एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी आदमी हमारे एनजीओ से जुड़ना चाहता है, हमारे एनजीओ में कोई फाइनेंशियल एस्पेक्ट नहीं है, कोई चार्जेस नहीं, कोई फीस नहीं, जो भी कुछ हम खर्चा करते हैं मैं अपनी तरफ से करता हूँ। कोई भी जुड़ना चाहता है, मेरे फोन पे आप मुझे फोन कर सकते हैं, नाम भेज सकते हैं, हम उसको अपने एनजीओ में जोड़ सकते। कोई कहीं भी, आज ही तारीख में हमारे एनजीओ में पैन इंडिया मेंबर्स, कोई टिहरी गढ़वाल से है, कोई चेन्नई से है, कोई समस्तीपुर से, कोई बॉम्बे से है, सब जुड़े हुए। हम ऑनलाइन प्रोग्राम करते हैं, महीने में 1-2 प्रोग्राम करते हैं। पर्पस यही होता है सबको समझाने का कि आप अपने आप को, अपने टैलेंट को, हॉबी को डेवलप कीजिए या अपने आप को किसी सोशल कॉज में लगाइए, आपकी आइडेंटिटी बनेगी, आपकी कंस्ट्रक्टिविटी आएगी। दैट इज